Hello everyone, myself Bhav Mishra. I welcome you all to Kalam PCS. We have talked about UPPCS. What are the trends and last time पे हमें क्या पढ़ना चाहिए, उसमें से एक हमने बात किया था कि current affair is very important. In current affairs, we have talked that there are important books like घटना चक्र, घटना सार and other books. अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इसको कैसे पढ़ना है, कैसे जल्दी किया जाए, उसका एक वे, उसका एक सॉल्यूशन लाएंगे. क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो बताया जाएगा आपको. तो सीरीज को आज से शुरू करते हैं. तो दिस होल करंट अफेयर will be based on those important books that we have discussed earlier. Starting with first topic, we are first taking national events. पहले हम नेशनल इवेंट्स देखेंगे एंड बाद में इंटरनेशनल इवेंट्स पर जाएंगे. पहले हम मेजर इवेंट्स देखते हैं एंड धीरे धीरे कुछ जो शॉर्ट न्यूज़ है उसको कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक क्या है? असेंबली इलेक्शन इन 5 स्टेट्स. अब 5 स्टेट में असेंबली इलेक्शन हुए हैं. ठीक है, कौन कौन से स्टेट हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम. ठीक है, ये अक्टूबर में इलेक्शंस अनाउंस हुए थे. अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, देखो इलेक्शंस के बारे में नहीं पूछेगा. अगर पीटी है तो क्या पूछ सकता है डायरेक्टली कि सिंस ये भी नए चेहरे आए, नई सीएम्स आए, तो सीएम्स के बारे में पूछ सकता है. सेकंड चीज कि लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स कितने हैं, ये दो चीज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे. नंबर ऑफ सीट्स अगर देखें तो राजस्थान में 200 सीट्स है, मध्य प्रदेश में उससे ज़्यादा 230 सीट्स है, तेलंगाना 119 सीट्स, छत्तीसगढ़ 90, मिजोरम 46. ये नंबर ऑफ सीट्स जो है वो आपको याद रखना होगा. प्लस न्यू सीएम जैसे भजन लाल शर्मा, ये नया चेहरा है तो इसको आपको याद रखना होगा. ठीक है, अगर जिस स्टेट का पीसीएस है वहाँ तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन ऐसे भी मैथ और कॉलम वगैरह में ये चारों आ सकते हैं. मोहन यादव, न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय. एंड वाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कैसे बना था? दीज वर द स्टेट दैट वाज बेस्ड ऑन मोस्टली ट्राइबल पीपल के डिमांड आ रहे थे, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम सीएम इज फ्रॉम ट्राइबल लीडर्स. ओके, दिस बिकम इम्पॉर्टेंट. मिजोरम को भी देखिए, लाल ढोमा इज द चीफ मिनिस्टर. तो ऐसे आप चीफ मिनिस्टर देख लोगे. नेक्स्ट मूव करते हैं. एक और टॉपिक जो न्यूज़ में रहा था काफ़ी अच्छे खासे दिन, सिल्कियारा टनल एक्सीडेंट. अब सिल्कियारा टनल एक्सीडेंट आपने भी सुना होगा न्यूज़ में, बट इम्पॉर्टेंट क्या है करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से? ये कहाँ पर है? तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में. और ये कहाँ लाई करता है? ये जो है तो 4 धाम यात्रा के लिए जो रास्ता बनाया जा रहा था ऑल वेदर रोड, उसमें ये टनल ले करता है. ठीक है, तो ये कहाँ है वो तो इम्पॉर्टेंट हो गया, उत्तराखंड की बात होगी. अब आप देखोगे कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था वो बहुत अच्छे से कैरी ऑन किया गया था. उसमें एक यूनिक बात हुई थी कि डीआरडीओ ने दक्ष को यूज किया था, वो न्यूज में था. तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है पीटी का. तो दक्ष क्या है? दक्ष ये एक रोबोट है. ठीक है, रोबोट रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है. इसने रेस्क्यू ऑपरेशन में हेल्प किया था. ऑलरेडी ये देख रहे हैं आप, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस वगैरह को भी निकालने में बहुत मदद करता है. एंड इट हैज हेल्प इन दिस रेस्क्यू ऑपरेशन ऑल्सो. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट एक है नारी शक्ति वंदन अभियान अधिनियम. ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस अबाउट रिजर्वेशन देना है. कहाँ पे रिजर्वेशन? 33% फॉर वुमेन्स. एंड ये कहाँ पे दे रहे हैं? तो ये हम दे रहे हैं लोकसभा में भी दे रहे हैं और स्टेट असेंबली में दे रहे हैं. प्लस यहाँ पे कहाँ दे रहे हैं? एनसीटी, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली. ठीक है, यहाँ पर है. तो छूट क्या गया? अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली में दे रहे हैं, स्टेट में भी, लोकसभा में भी दे रहे हैं, तो छूट क्या गया? छूट गया कि राज्यसभा में हम नहीं दे पा रहे हैं. हम इस बिल में जो निगेटिव बात है वो है कि राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, स्टेट में रिजर्वेशन नहीं दे पा रहे हैं हम यहाँ. ठीक है, तो ये बिल का ड्रॉबैक है. तो ये तो इंपॉर्टेंट चीज हो गया. अब देखते हैं कि इसमें
और क्या बिल्स की प्रोविजन है। बाय द वे आप देखोगे जो अभी प्रेजेंट लोकसभा है उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन से वुमेन पार्लियामेंटेरियन है, ठीक है। अब चाहे वो लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, इनफैक्ट जो राज्यसभा में है जो नंबर ऑफ वुमेन पार्लियामेंटेरियन है वो कम है, लेकिन फिर भी राज्यसभा में यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बात है ये कब से लागू होगा, तो कब से लागू होगा, आफ्टर द डिलिमिटेशन, इस बिल के बाद जो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि इमीडिएट नहीं हो रहा है। चलिए अब देखते हैं अदर हाइलाइट्स, क्या क्या चेंजेस किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ सकता है ना। एक तो चलो दिल्ली में अगर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर रिजर्वेशन देंगे तो वहां पर अमेंडमेंट करना है, इसीलिए 239 ए में स्पेशल प्रोविजन ऐड किया जाएगा। उसके अलावा हम कहाँ कर रहे हैं, 330 के थ्रू क्या कर रहे हैं, 330 ए के थ्रू ऐड किया गया ताकि हम लोकसभा में रिजर्वेशन दे सके। 332 ए के थ्रू स्टेट लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन दिया है। प्लस ये कितने साल के लिए है तो ये डिफाइन कर रहा है, एक सनसेट क्लॉज के साथ आया है 334 ए में। अभी सनसेट क्लॉज क्या बोलता है कि जब 15 साल का एक्सपायर हो जाएगा तो ये क्या है, ये जो एक तरह का ये अफर्मेटिव एक्शन है, रिजर्वेशन इज लाइक एन अफर्मेटिव एक्शन, तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या इसको कैरी कर सकते हैं, हाँ कैरी कर सकते हैं। पूर्व में भी जो रिजर्वेशन दिए गए थे वो इसी पॉलिसी को यूज किया गया था कि अफर्मेटिव एक्शन फॉर अ सर्टेन पीरियड बट दैट कैन बी एक्सटेंडेड अगर इफ सो रिक्वायर्ड, एंड इट हैज बीन एक्सटेंडेड। प्लस आप देखिए कि यहाँ पर जो ऑलरेडी जो रिजर्वेशन SC ST के लिए है उसमें भी क्या होगा, इसमें भी इनका रिजर्वेशन होगा वुमेन का, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। चलिए अब क्रिमिनल लॉ के साथ क्या समस्या आ रही थी कि ये बहुत पुराने हो रहे थे, तो इसीलिए इनको ओवरऑलिंग की जरूरत थी। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमने ओवरऑल किया। पहले क्या चल रहा था, IPC CRPC, हाँ, और एविडेंस एक्ट। अब इनको ओवरऑल करके इसको रिप्लेस कर दी, IPC को रिप्लेस कर दिए भारतीय न्याय संहिता 2023। तो देखिए पहले तो यही देख लीजिए कि किस चीज को किससे रिप्लेस किया है, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। CRPC को रिप्लेस किए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और इंडियन एविडेंस एक्ट इसको रिप्लेस कर दिए भारतीय साक्ष्य बिल 2023, ठीक है। अब देखिए हर चीज में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अब यहाँ पे पीटी के लिए एक एक प्रोविजन, तो इंपॉर्टेंट प्रोविजन को ही रट पाएंगे, सारे प्रोविजन रटना पॉसिबल नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज था जो डिमेरिट, जैसे देखिए IPC में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं डिफाइंड थे, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म। तो क्या हो रहा है, इन सब का एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पे डाला गया है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 109 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सेक्शन 111, ठीक है, वो टेररिज्म को डिफाइन कर रहा है। तो ये सब चीज थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब सिमिलरली देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या प्रॉब्लम था कि ठीक है भाई, एविडेंस फिजिकली तो गैदर कर पा रहे हैं, लेकिन आजकल क्राइम क्या हो रहा है, साइबर क्राइम मोर हो रहा है, डिजिटल क्राइम मोर हो रहा है, तो उसको एविडेंस गैदर करने के लिए दिक्कत हो रही थी। उसको एक प्रोसीजर नहीं सेटअप था कि जिसके थ्रू हम एविडेंस को ला सके उस प्रोसीजर को। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिजिटली और इलेक्ट्रॉनिकली मीडियम से भी हम किस प्रकार से एविडेंस को पहुँचाएंगे, ये चीज़ नए तरीके से डिफाइन कर रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ है मणिपुर में वायलेंस। अब ये तो आप लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुने होंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पहला चीज़ देखिए ऐसा वायलेंस कहाँ हुआ ये तो कोई नहीं पूछेगा, बट इससे रिलेटेड न्यूज़ आएगा। रिलेटेड न्यूज़ क्या हो रही है, पहला चीज़ है कि ये आप सबको पता है कि वाई इट इरप्टेड बिकॉज ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन कुकी एंड मैती। तो एक चीज़ आ गया कि ये कहाँ हुआ, मणिपुर। तो इससे क्या रिलेटेड हो गया कि ये दोनों जो इंडिजिनियस कम्युनिटी है वो कहाँ पे बिलोंग करते हैं, तो ये कुकी एंड मैती। एंड आप सबको पता है कि रीज़न क्या है, कुकीज हिल में ले करते हैं, लीव करते हैं, एंड जो मैतीज पॉपुलेशन है वो वैली में लीव करते हैं, और देयर इज डिसप्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन देम। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मैती पॉपुलेशन था, इन ब्रीफली आई एम सेइंग यू कि मैती जो है ये जो एरिया है 10% ऑफ एरिया में रहते हैं वैलीज में, और कुकीज़ 90% एरिया में रहते हैं, कुकीज़ एंड नागा ट्राइब्स। अब मेजॉरिटी ऑफ जो बजट होता है वो सिर्फ 10% एरिया में जा रहा है,
और ऊपर से इनको अगर एसटी का स्टेटस दे देंगे तो ये लैंड ओन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे और भी जो डिस्पैरिटी है वो बढ़ जाएगी, तो इसीलिए इनका मेजरली अपोजिशन हुआ। ठीक है, अब ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये याद रखिए कि ये दोनों कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करते हैं, और साथ में नागा कम्युनिटी के बारे में भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड क्या है, इससे रिलेटेड और चीज़ हो गया। सिंस की डिमांड क्या था, डिमांड था एसटी के स्टेटस के लिए, और उसी लिए ये सारा चीज़ हुआ। तो एसटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर शेड्यूल ट्राइब्स। तो अगर शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो सबसे पहले आता है लोकहुर कम्युनिटी। लोकहुर कम्युनिटी ने बोला कि भाई एसटी इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि बता सकते हैं कि उनका प्रिमिटिव नेचर होगा, ट्रेड्स प्रिमिटिव होगा, डिस्टिंक्ट कल्चर होगा, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होगा, साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, और कम्युनिटी एट लार्ज जो है वो बैकवर्ड है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हो गया कि मैती कम्युनिटी बैकवर्ड है या नहीं, उसको देखना होगा, तो कंपेरेटिव देखना होगा कि पीछे बैकवर्ड है या नहीं। ठीक है, बाकी अभी उस चीज़ को हटा दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अदर देन और 2-3 मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर देयर, लाइक भूरिया कमीशन, इसी के थ्रू क्या हुआ, पैसा आया। ठीक है, ये आप याद रख लो। फिर एक जाजा कमीशन को याद रखो। जाजा कमीशन ओवरऑल जो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ट्राइबल कैसे इंप्रूव हो, फ्रॉम एजुकेशन टू हेल्थ, एवरीथिंग के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन था। ठीक है, तो जाजा कमीशन इज रिलेटेड टू, एक क्वेश्चन आ सकता है, आप लिख दोगे क्या है, हाँ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के से रिलेटेड है, कैसे उनका एजुकेशन हेल्थ वगैरह में इंप्रूवमेंट हो, इसके बारे में था। भूरिया कमीशन के बारे में बता दोगे, लोकहुर कमेटी के बारे में बता दोगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं एनसीटी एक्ट ऑफ दिल्ली। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये तो आप सबको पता है कि टसल हो रहा था भाई केंद्र सरकार और दिल्ली में। अब उसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। ठीक है, ये सारी बैकग्राउंड हमें नहीं आएगा, पीटी में कोई काम का नहीं है, हम आते हैं कि पीटी में क्या काम का। अब ये क्या कर रही है, इस एक्ट के थ्रू क्या हो रहा है, इस एक्ट के थ्रू क्या बनता है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटीज बनती है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जो भी सिविल सर्विस से रिलेटेड मैटर होगा, जो भी चीज़ है, ट्रांसफर पोस्टिंग सब कुछ कौन देखेगा, ये इसके अंडर में आ जाएगा, ये आ जाएगा, विल बी हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि चीफ मिनिस्टर तो डिसीजन देगा, लेकिन दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन एलजी। इनफैक्ट एलजी जो इस रिकमेंडेशन को से डिसएग्री कर सकता है, एंड फाइनल अथॉरिटी कौन रहेगा, फाइनल अथॉरिटी विल बी एलजी। ठीक है, तो बस इतना ही जानना है कि इस एक्ट के थ्रू एनसीसीएसए बना। ठीक है, जिसको कि चेयर तो करेंगे चीफ मिनिस्टर, लेकिन उनके डिसीजन को से डिसएग्री कर सकते हैं एलजी, एंड एलजी द फाइनल अथॉरिटी। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ छोटे छोटे और न्यूज़ हैं। सबसे पहले दिल्ली की बात कर रहे हैं तो एक और एसोसिएटेड न्यूज़ देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला, थोड़ा 6 महीने पुराना का न्यूज़ है, बट इट कैन कम। अब इसमें क्या आएगा, इसमें आ सकता है कि नेशनल पार्टीज़ कौन कौन से हैं। तो ये कितने हैं, अभी प्रेजेंटली 6 नेशनल पार्टीज़ हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि कौन कौन से हैं, आप बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड नेशनल पीपल्स पार्टी। बट मोर इम्पॉर्टेंट इज क्राइटेरिया। क्राइटेरिया पे ऑलरेडी फिल्म्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया जा चुका है, इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है, तो क्राइटेरिया को आप याद कर लीजिए। बेसिकली ईसीआई पॉलिटिकल पार्टी के वो बताएंगे कि ये नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है, लेकिन क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है कि या तो 2% ऑफ टोटल सीट्स इन लोकसभा, नॉट मोर देन नॉट लेस देन 3 स्टेट्स। ओके, पहला क्राइटेरिया। अदर क्राइटेरिया क्या है कि कैंडिडेट होल्ड एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन दी लोकसभा, और हैज एटलीस्ट 4 MPs इन एंड हैज एटलीस्ट 4 MPs इन लास्ट लोकसभा। एंड लास्ट इज कि 4 से अधिक स्टेट में रिकॉग्नाइज पार्टी की तरह हो, रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी की तरह हो। चलिए, अब नेक्स्ट इज असेंबली इलेक्शन। अगेन जब भी मैं बोला कि असेंबली इलेक्शन आए तो क्या है, दो चीज़ को इंपॉर्टेंट रखना है कि ठीक है कि अगर कोई नया सीएम है तो ठीक है, और अदरवाइज दैट इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ हो जाता है, दैट इज लोकसभा सीट्स कितने हैं। इसमें देखिए, इसमें मुझे लगता है कि ये फरवरी में जो इलेक्शन हुआ था उसमें त्रिपुरा, मेघालय एंड नागालैंड में है। तो इसमें आपको पता ही है कि त्रिपुरा और नागालैंड में 60-60 सीट्स हैं, और
मेघालय इसमें याद रखने वाली बात है, ठीक है। मेघालय में कितने सीट्स हैं? 60 सीट्स, सॉरी त्रिपुरा में 32 सीट्स है, एंड मेघालय एंड नागालैंड में 60 सीट्स हैं। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस। अब देखिए, ये 17 था, अभी क्या है हमारा 18 भी आ गया है। अब 18 की क्या थीम है वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, क्यों मनाते हैं ये आप सबको पता है। जब गांधी जी रिटर्न हुए थे 9 जनवरी को, उसी दिन से स्टार्ट होता है हर साल, तो अभी भी यहाँ भी 9 जनवरी से होगा। लेकिन थीम क्या है, थीम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चेंज तो हर साल थीम ही होगा। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियन प्रोग्रेस इन अमृत काल, तो ये हमारा इस बार का थीम है। ओके, बाकी किस लिए मनाते हैं, हर साल का सेम ही रहता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इनिशिएटिव इज अबाउट प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जन्म। अभी क्या है ना कि अभी हम इवेंट्स के बारे में बात कर लिए, अब कुछ स्कीम्स और इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब ये कैंपेन किस लिए है? दिस इज अबाउट, दिस स्कीम इज अबाउट पीवीटीजी, पीवीटीजी के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करने की। अब क्वेश्चन है पीवीटीजी क्या है, उसके पहले जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, देवर कमीशन। तो देवर कमीशन में क्या हुआ, 1960s के टाइम पे ऐसा देखा गया कि ट्राइब्स में भी देयर आर सर्टेन ट्राइब्स विच आर मोर बैकवर्ड। अब इनको क्या बोल दिया गया, इनको बोल दिया गया पीटीजी, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। अब इसी को बाद में नेम चेंज करके क्या बना दिया गया, पीवीटीजी, ठीक है। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स वेर नॉट वेरी गुड, तो जो नेम था, नेम वॉज लिटिल बिट डेरोगेटरी, नेम क्या चेंज करती थी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। चलिए, अब एम क्या है इसका, एम वी हैव सीन दैट एम वाज सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ पीवीटीजी। कितने पीवीटीजी हैं, 25, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, ठीक है। अब थोड़ा सा बैक टू स्कीम्स, स्कीम्स में देख लिए कि अब एक स्कीम से तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, तो इस ये क्या है, इस स्कीम्स में बहुत सारे छोटे छोटे स्कीम्स को इंक्लूड किया जाएगा। तो अराउंड 9 स्कीम्स को इंक्लूड किया है, 11 लाइन मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अबाउट हाउसिंग, सबको पक्का घर, हर घर नल का जल, ठीक है। इन ट्राइबल हैमलेट देयर विल बी रोड, गांव गांव तक सड़क चाहिए। बिजली नहीं है तो हर घर बिजली पहुंचेगी, ठीक है। शिक्षा के लिए हॉस्टल मिलेगा, तो एजुकेशन इज इम्प्रूविंग, ठीक है। कौशल विकास होगा फॉर अगेन फॉर देयर स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऐसे करके आप देख सकते हो फॉर देयर हेल्थ, सबको पोषण अभियान इज देयर। तो अल्टीमेटली इट विल टेक द ट्राइबल एजुकेशन, द ट्राइबल हेल्थ, द ट्राइबल द लाइवलीहुड इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो ओवरऑल क्या है, ये स्कीम्स में सब कुछ ही कवर कर रहा है, ठीक है, सो दैट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन विल इम्प्रूव। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट इज हरियाणा प्राइवेट सेक्टर कोटा। नाउ प्रीवियसली हरियाणा ने क्या किया था, प्राइवेट सेक्टर में जो रिजर्वेशन लाया था, और इसको कोर्ट ने क्या किया, इसको क्वैश कर दिया। तो बस यही जानना है। चलिए, नेक्स्ट इज मेरी माटी मेरा देश, ठीक है। अब देखिए, ये जो था आपको पता है कि लास्ट ईयर हम लोग क्या मना रहे थे, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। तो इन दैट देयर वर मेनी स्कीम्स, वन सच स्कीम वाज मेरी माटी मेरा देश। अब ये किस लिए था, इसमें ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, ओवरऑल हम जो हमारे ब्रेव हार्ट्स हैं, हमारे जो सोल्जर थे, जो शहीद थे, उनको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्कीम्स थे, ठीक है, जैसे कि जो शहीदों के नाम जो है स्टोन पे लिखवाना, और उस प्लेग को कहाँ, गांव में उसको लगवाना, ठीक है। तो ये एक तरीका था कि कैसे हम अपने शहीदों को रेस्पेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा
हर जगह से मिट्टी आ रही थी और इन सभी मिट्टी को कहाँ डाला था, अमृत वाटिका बनाया जा रहा था। इस अमृत वाटिका हर पंचायत में बन रहे थे और इस पंचायत में यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पे इंडिजीनियस वेराइटी ऑफ प्लांट भी लगा रहे थे अराउंड 75, क्योंकि 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को दिखाया जा रहा था। अब यहीं से क्या हुआ था, टुवर्ड्स द एंड यहाँ पे अमृत कलश बनाया जाएगा और ये कलश से मिट्टी कहाँ चला जा रही है, जो दिल्ली में जो वाटिका है वहाँ पर। ठीक है, चलिए अब इसमें एक और स्कीम था जो सेल्फी स्कीम था, और इसी में आप देखोगे राजस्थान, एज पर राजस्थान है स्टॉप, इसको भी आप चेक कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगेन नेशनल वाटर अवार्ड। नेशनल वाटर अवार्ड्स में क्या है, नेशनल वाटर अवार्ड्स में पहला चीज़ देखो, कोई भी अवार्ड आ रहा है तो दो चीज़ है, कौन दे रहा है एंड टू थिंग्स यू हैव टू कि द ऑर्गेनाइजेशन विच इज गिविंग एंड द सेकंड थिंग कौन टॉप किया। टॉप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रैंक फर्स्ट किसके है, एंड सम टाइम एक्सेप्शनली अगर स्टेट है, जिस स्टेट की पीसीएस है उस स्टेट के बारे में भी आपको अगर पता है तो ठीक है, बट मोस्टली जो आता है क्वेश्चन वो फर्स्ट रैंक से ही आता है। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं अब ये अवार्ड किसने दिया, वाइस प्रेसिडेंट ने दिया। ठीक है, और इसको शुरू किया गया। अब कौन दे रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर जो आता है। तो ये तो भाई ऑब्वियसली ये जल शक्ति नेशनल वाटर अवार्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ही कुछ आएगा वही अवार्ड देगा। ठीक है, अब बेस्ट स्टेट कैटेगरी में कौन आ रही है, एमपी आ रही है, फिर उड़ीसा एंड देन आंध्र प्रदेश। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया स्टेट। अब देखो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, डिस्ट्रिक्ट भी है, विलेज पंचायत भी है, सारा कुछ याद करना तो पॉसिबल नहीं है। आप एक बार देख सकते हो कि क्या क्या है, बट आई वुड सजेस्ट कि स्टेट को याद रखिए। एंड देन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें, जैसे कि एक बेस्ट इंडस्ट्री के लिए बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बेगूसराय को दिया गया है बिहार से, तो दिस कैन बी इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। एक एनजीओ को भी आप याद कर सकते हैं, ये एनजीओ पीटी में तो नहीं आएगा बट दिस कैन बी यूजफुल इन योर मेंस। बेस्ट एनजीओ जो है वो अर्पण को दिया गया है, अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान। ठीक है, उसके अलावा जो है आपको जितना याद हो पाए याद कीजिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमपी को आप नहीं भूल सकते। चलिए नेक्स्ट इज अबाउट हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब इसमें क्या है, अब देखिए दो चीज़ हो रही है यहाँ पे। पहला चीज़ कि आपको जानना है कि ये क्या है, तो क्या है कि पहले 4 डिजिट का हॉलमार्क आइडेंटिफिकेशन नंबर, अब क्या हो गया, यही बढ़ के ये अल्फा न्यूमरिक 6 डिजिट का बन गया। ठीक है, तो ये 6 डिजिट का हो गया। अब क्या ये अभी से लागू हुआ, कब से लागू हुआ ये देखना होगा। तो पहले तो जानिए कि ये पहले से भारत में 6 डिजिट का ऑप्शनल था, लेकिन अभी क्या हुआ, ये कंपल्सरी हर आइटम्स में लगेगा, गोल्ड के आइटम्स में, और ये 1 अप्रैल से लागू होगा। दैट मीन्स कि आफ्टर 31 मार्च। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब अगर ये चीज़ हो रहा है तो ओवरऑल अगर आप कोई गोल्ड आर्टिकल देखते हैं, खरीदते हैं, तो क्या मिलेगा, एक तो BIS का लोगो मिलेगा। ठीक है, कि ऑथेंटिफिकेशन मिल गया आपको BIS से। उसके बाद प्योरिटी ऑफ गोल्ड लिखा हुआ रहेगा, ये देख रहे हैं 22 कैरेट है या 24 कैरेट है, 20 कैरेट है, क्या वो बताया जाएगा। एंड फाइनली एक 6 डिजिट अल्फा न्यूमरिक HUID रहेगा। ओके, तो ओवरऑल अब 3 चीज़ रहेंगी। ठीक है, एप्लीकेबल कब से है, 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है, नेक्स्ट इज निमहांस AST कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ एक्शन प्रोग्राम। अब इसको नाम से ही देख सकते हैं क्या है। निमहांस के बारे में आप जानते हो, हमारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है फॉर मेंटल हेल्थ। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये मेंटल हेल्थ एक्शन के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बनाया। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए दो चीज़ें, निमहांस एक NGO आश्रय हस्ता ट्रस्ट के साथ मिलके एक MOU साइन किया गया है इस प्रोग्राम के लिए।
अब ये पायलट बेसिस पे पहले स्टार्ट हुआ कहाँ, 2 तालुका में स्टार्ट हुआ। कहाँ पे, एक तो मुनीसियारा इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। दूसरा क्या है, बेलूर टैंक। बेलूर टैंक कहाँ है, हसन डिस्ट्रिक्ट, एंड हसन डिस्ट्रिक्ट इज इन कर्नाटक। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर से स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इम्प्लीमेंट तो निमांस कर रहा है किसकी मदद से, ऋषिकेश की मदद से। ठीक है, चलिए अब इसके साथ एक और प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए, नमन प्रोग्राम। अब ये नमन प्रोग्राम किस लिए, दिस इज टू प्रोवाइड प्रिवेंटिव, थेरापेटिक एंड रिहेबिलिटिव केयर फॉर एंटायर पॉपुलेशन। पूरे जो तालुका है उन सभी पॉपुलेशन को उन्हीं के ह्यूमन रिसोर्स को यूज करके आपको एक प्रिवेंटिव एंड थेरापेटिक रिहेबिलिटिव केयर दिया जाएगा। अब अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अब ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को जानने से पहले आपको 2 चीज जानना है। पहले ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस लिए लाए, क्योंकि हमारा क्या है, नेट कार्बन एमिशन को 0 रखना है। तो 0 कब तक करना है, तो 2070 तक। तो इसीलिए हम ये स्कीम लाए। पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है भाई, ग्रीन हाइड्रोजन को जानने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन जानना है। तो पहला हो गया ग्रे हाइड्रोजन, फिर हो गया ब्लू हाइड्रोजन, फिर हो गया ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन कैसे बनता है, हाइड्रोजन तो अलग अलग तरीके से निकल सकता है, लेकिन अगर आप नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो उससे क्या होता है, उससे CO2 उत्सर्ज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन अगर इस CO2 को आप समहाउ कैप्चर कर लो, इसको यूज कर लो, तो इसको क्या बोल देंगे, ब्लू हाइड्रोजन। लेकिन अब देखो, ग्रे से तो ब्लू अच्छा है, लेकिन ब्लू से भी क्या अच्छा होगा कि चलो आप ना इस CO2 का एमिशन ही मत करो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन। अब ये कैसे करते हैं, ये सिंपली एक तरीका तो सबको पता है कि वाटर ले लो, वाटर को तोड़ो। ठीक है, तो यही चीज हो गया CO2, और इसमें CO2 नहीं निकलेगा। अब देखो, जब वाटर को आप तोड़ रहे हो तो कैसे करना चाहिए, अगर फिर से थर्मल एनर्जी तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो थर्मल एनर्जी जो कि कोल से निकल रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको ऐसे रिन्यूएबल सोर्सेज से लेना, एनर्जी लेना है, जैसे कि विंड हो गया, सोलर हो गया। चलिए, तो अब आप ग्रीन हाइड्रोजन को समझ पा रहे हो, ग्रीन हाइड्रोजन का क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन्वायरमेंटल रोल में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के रोल। अब मिशन क्या है, मिशन बोलता है कि मिशन की कुछ टारगेट होगी। एम क्या है, 2030 तक कुछ एम है। क्या एम है, पहला कि 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली प्रोड्यूस करेगा, एनुअली। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे एनुअली 2 चीज होगा। पहला चीज कि 125 गीगावाट्स ऑफ एक्स्ट्रा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बन जाएगा, क्योंकि ये इससे क्या हो रहा है, इससे ग्रीन हाइड्रोजन बन रहा है, और ये क्या है, एक रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है पीटी के लिए कि जॉब्स होंगे, इस तरीके की चीज़ नहीं आएगा। टोटल बजट कितना है, 19,744 करोड़ का। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर कुछ 2 फेजेज में आएंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फेजेस क्या है, फेज 1 है 2022 से 22-23 से 25-26 तक, और फेज 2 जो होगा वो 26-27 से 29-30 तक, क्योंकि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके अलावा इसका भी एक और है, इसके अंदर बहुत सारे सब मिशन है, जैसे कि एक सब मिशन है साइट प्रोग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि साइट इज रिलेटेड टू, तो इसमें क्या बोलेंगे, इट इज स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसमिशन प्रोग्राम। ठीक है, अब इसके अंदर भी 2 फाइनेंशियल इनिशिएटिव लिए गए हैं। ठीक है, एक तो देखिए इलेक्ट्रोलाइजर की जरूरत है ना, क्योंकि ब्रेक करना है वाटर को, तो इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक कंपोनेंट है, और एक है ओवरऑल ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे बनाएं। ये 2 कंपोनेंट रहेगा इसमें। चलिए, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में इंपॉर्टेंट चीज़ वही हो गया कि पहला क्यों लाए, हम बता दिए। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, उससे क्वेश्चन आ सकता है। 2030 तक क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए, 2 फेजेज में बनेंगे, वो देख लेना है आपको, और एक साइड प्रोग्राम को देख लो। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद से कर लोगे। ठीक है, और हाँ, एक चीज़, ये मिशन किसके अंदर है वो हम नहीं देखे थे, वो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर है। ओके, बट ये एक्सपेक्टेड लाइन पे है, तो आप इसको कर सकते हो।
नेक्स्ट देखते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या है, देखिए अगेन वाई दिस मिशन, आपको पता है कि हमारा जो विलेज था, जो बॉर्डर विलेजेस थे स्पेशली चाइना के बॉर्डर के अलोंग, तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ बैकवर्डनेस हो गया था। तो क्या हो रहा था कि वहाँ उल्टी साइड चाइना की साइड में बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हो रहे थे, हमारे साइड नहीं हो रहा था। तो क्या हो रहा था, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो विलेज के लोग थे वो वहाँ से छोड़ रहे थे, तो खाली हो रहा था वो पोस्ट। तो इस आउट माइग्रेशन को रोकना था और इसीलिए विलेज का डेवलपमेंट जरूरी था और इसीलिए आया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, अब इस बार कितना बजट है, 48,000 करोड़। अब ये कहाँ लग रहा है, किसी स्टेट में नहीं, 4 स्टेट में एंड 1 यूटी। चलिए, अब ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हो गया आपका। अब देखते हैं नेशनल इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स। अब कुछ और इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स हैं जैसे कि G20 समिट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अब G20 से तो पिछले साल भी आई थिंक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो G20 से इस साल आउटकम्स पे क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं रादर देन कि कहाँ होने वाला है, नहीं होने वाला है, क्या क्या है, क्योंकि उससे ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है, बन चुका है। ठीक है, बहुत सारे जगह आप G20 का क्वेश्चन देख चुके होंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट हर PCS में लास्ट ईयर G20 से क्वेश्चन साल हो सकता है आउटकम से पाए। तो पुरानी चीज़ एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कहाँ हुआ, भाई दिल्ली में हुआ। G20 क्या क्या है, तो सारे जो कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे वो आप देख लो। ठीक है, यहाँ पे 19 कंट्रीज के नाम है। ठीक है, अब आउटकम्स पे हम चलते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम्स। और एक बार ये भी देख लेना जो वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये जो G20 का मोटो था, स्लोगन था। ठीक है, आउटकम्स इज इम्पॉर्टेंट और हम आउटकम्स को ही देखते हैं। अब इस साल आउटकम्स इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला आउटकम कि क्या हुआ था कि नई दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ था। ठीक है, हो सकता है नई दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर क्या क्या है वो ना पूछे, बट पूछ सकता है कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन वॉज रिलेटेड टू, एंड वन ऑफ द थिंग इज G20 ऑप्शन में दे देगा तो आपको G20 मानना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अलावा अदर आउटकम्स है। पहला, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, ये क्या है, याद करो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट क्या हो रहा था कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की जो बात हो रही थी, यूएस लेड अप्रोच, तो उसी में एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया मिडिल ईस्ट एंड यूरोप के बीच में। ठीक है, अब ये क्या होगा, शिपिंग और रेलवे दोनों ही कनेक्टिविटी कॉरिडोर होगा। इंडिया, यूएई, सऊदी, EU, फ्रांस, इटली, जर्मनी, US सारे कोई पार्ट लेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ है, G20 जो अब क्या बन गया है, G21। कैसे, तो एक 21 कौन सा हुआ, तो जो 1 है वो क्या होगा, अफ्रीकन यूनियन आए। अब देखो, दिस इज वाई इंडिया इज सो इम्पॉर्टेंट। जब हम बात करते हैं साउथ साउथ ग्लोबल साउथ या साउथ साउथ कॉपरेशन की, तो इंडिया इज इम्पॉर्टेंट। अभी नई दिल्ली डिक्लेरेशन के टाइम पे, नई दिल्ली में ही जब मीटिंग हुई, तब यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन को भी एडमिट किया गया। तो आप इसको भी लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अपने मेंस में। खैर, अफ्रीकन यूनियन क्या है, अब जितने भी अफ्रीकन कंट्री हैं यहाँ पे 55 मेंबर्स हैं अफ्रीकन यूनियन में, उनका एक फोरम है ये। चलिए, एक और इनिशिएटिव था बायो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। अब ये क्या है, ये मेनली इंडिया, ब्राजील एंड US लेड है। ठीक है, देयर वर आई थिंक 9 फाउंडिंग मेंबर्स वेर देयर। ठीक है, अदर देन दैट, other than India, Brazil, Argentina, Bangladesh, Italy, Mauritius, South Africa, and UAE. Okay, so you can see, अब ये किस लिए है, दिस इज अबाउट फूड सेफ्टी एंड environmental thing. Other than that, not much important in G20. अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस इज Chandrayaan-3 मिशन। Chandrayaan-3 मिशन ऑलरेडी आप देख रहे हो मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए आते हैं Chandrayaan-3 पे। अब पहले तो Chandrayaan-3 में हम क्या क्या अचीव किए कि हम
हमने वी बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन सॉफ्ट लैंड ऑन साउथ पोल। तो हम साउथ पोल लैंड करने वाले फर्स्ट कंट्री बन गए। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसमें ऑर्बिटर नहीं था, याद रखिएगा ऑर्बिटर नहीं था। ऑर्बिटर हम चंद्रयान 2 में था। यहाँ पर चंद्रयान 2 में तीनों ही चीज था और लैंडर क्रैश किया था, तो रोवर ऑलरेडी फंक्शन नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑर्बिटर नहीं है, लैंडर एंड रोवर है। ठीक है, और यह कब स्टार्ट हुआ था, ये 14 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे पेलोड्स कितने थे, 7 पेलोड्स थे, ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब इसमें से एक चीज है कि हमें क्या डोमेंस्ट्रेट करना था, हमें कैपेबिलिटी डोमेंस्ट्रेट करना था कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। एंड व्हेन वी डिड सॉफ्ट लैंडिंग, तो वहां पर क्या हुआ था, वहां पर जिस पॉइंट पे हम सॉफ्ट लैंडिंग किए उस पॉइंट का नाम हमने क्या किया, हमने रख दिया शिव शक्ति पॉइंट। तो अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट, पीटी में आ सकता है। और एक और चीज है, यूनिक थिंग इज कि चंद्रयान 2 जहां पे क्रैश लैंड किया था उसको भी हमने नाम दिया और उसको हमने तिरंगा पॉइंट नाम दिया है। तो दीज टू नेम्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गरबा डांस ऑर्गेनाइज रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अब देखिए यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल हेरिटेज दिया जाता है, भारत का गरबा जो है उसे इंटेंजिबल हेरिटेज दिया गया। गरबा के बारे में आप लोग सब जानते हो, गरबा इज फ्रॉम गुजरात। ठीक है, ये वो आर्ट फॉर्म है कहाँ का, गुजरात का। ठीक, इसमें इतना ही जानने की जरूरत है। ठीक है, और एक एंसिलरी पॉइंट है कि इंडिया नाउ इज फॉर 4 ईयर इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कमिटी आईजीसी ऑफ। अब इसके अलावा एक और चीज़ क्या है, अच्छा अब इसमें देखो, ये तो हम इंटेंजिबल लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा भी होयसला टेम्पल इज ऑल्सो हैज बीन एडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। चलिए, अब इंडियन मोबाइल कांग्रेस, अब देखो जो ऐसा होता है इसमें 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, पहला चीज़ कि भाई कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में। उसके अलावा क्या होगा, अगर कोई आदमी, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन इसको, मतलब इफ इट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय सर्टेन इंपॉर्टेंट पीपल। अदर देन दैट, अगर इसके अंदर से कुछ आउटकम निकल रहा है तो बहुत ज़्यादा आउटकम नहीं है। एंड वन मोर थिंग इज थीम, थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थीम क्या है इस बार का, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन इज दी थीम। ओके, अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड किया 100 5G यूज केस लैब्स टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, यहाँ पर ये दिया गया। अब इंटरेस्टिंगली एक फैक्ट आ सकता है कि भाई 5G नेटवर्क सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा जियो ने 5G नेटवर्क लगाए हैं भारत में। ओके, नेक्स्ट, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, RRTS, वो भारत में पहली बार आया। कहाँ पर आया, इट इज़ इन फ्रॉम दिल्ली गाजियाबाद मेरठ पे। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बार हुआ और इसको किसने ले डाउन किया, फाउंडेशन स्टोन, इट वॉज ले डाउन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में आप देख सकते हैं। एंड जब ये फाइनल हुआ देन मोदी जी हिमसेल्फ पर्सनली इसको विजिट करते हैं और पर्सनली यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। तो ये क्या है, ये देखिए जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम था, ये क्या है, ये इट इज़ बेस्ड ऑन रेलवेज। ठीक है, रेलवेज है जहाँ पे स्पीड जो है अबाउट 180 किलोमीटर तक स्पीड जा सकता है। अब ये तो ये था, लेकिन रेलवेज ने एक और काम किया गया, एक और स्कीम थी, अमृत भारत रेलवे स्टेशन। अब ये क्या कर रहा है, किसी जब आप रेलवे स्टेशन जाते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हो, तो इस एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए, जो पैसेंजर हैं उनके एक्सपीरियंस को ठीक करने के लिए 1 to 7 स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, अब ट्रेवल फॉर लाइफ, अब देखिए क्या है, पहले ही हमारा एक मिशन है, मिशन लाइफ। ठीक है, जो किसके लिए है, कि लाइफ स्टाइल को ऐसे
बनाया जाए जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, ठीक है। अब वैसा ही एक चीज़ क्या है, ट्रैवल फॉर लाइफ। अगे अब इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, हम उन विलेजेस को अवार्ड दे रहे हैं जिन जो विलेजेस क्या कर रहे हैं, जो विलेजेस इको फ्रेंडली टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। अब इस चीज़ को कौन दे रहा है, तो इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। अब इसके साथ बहुत सारे पार्टनर्स हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ऑब्वियसली ये पार्टनर करेगा क्योंकि इट इज अबाउट एनवायरनमेंट चेंज। ऑल्सो यूनाइटेड वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएनईपी इज पार्टनरिंग। तो ठीक है, आप देख सकते हो कि यूएनओटी किस लिए होगा, क्योंकि ये टूरिज्म से रिलेटेड है। यूएनएफसी एमओ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, और यूएनईपी क्यों रहेगा, बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड है। तो ऐसे आप याद करने के लिए कुछ अपने आप में एक अपने आप को एक आइडिया दे सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अवार्ड किसको मिलता है, अवार्ड आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर में द्वार विलेज को मिलता है, ठीक है। चलिए, अब इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इतनी कहानी के बाद, एक तो द्वार विलेज याद रख लो, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा काम पर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड। अगेन व्हाट हैव टू अवार्ड्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन दे रहा है एंड किसको मिल रहा है, उसमें भी 90% केसेस में कि किसको मिल रहा है दैट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कौन दे रहा है इज नॉट इम्पॉर्टेंट ना। अवार्ड आप फर्स्ट कर रहे हो तो इफ यू आर फर्स्ट पोजीशन इन यूपीपीसीएस, कोई ये नहीं देखता कि आप यूपीपीसीएस में आप टॉप कर रहे हो, क्या देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप टॉप करें, आपका ज़्यादा नाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड, ठीक है। अब इसमें भी क्या हो रहा है, ये जो है ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब इसमें जो है डिफरेंट कैटेगरीज में बेस्ड ऑन पॉपुलेशन अवार्ड्स मिल रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अब अदर कैटेगरी क्या है, 10 लाख से कम पॉपुलेशन हो, ठीक है, 3 से 10 लाख हो, एंड उसके बाद 3 लाख से भी कम हो, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उसमें क्या है, इंदौर इज इन द फर्स्ट रैंक, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे इंदौर फर्स्ट रैंक है, उसके बाद अब सेकंड थर्ड आपको याद रखना है तो याद रखिए, लेकिन फर्स्ट तो याद रखना ही रखना है। अब देखिए अदर कैटेगरी भी है, अदर कैटेगरी भी वही है ना कि आप कितना याद रखोगे, देर आर लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्स, तो मेरे अकॉर्डिंग अदर कैटेगरी को आप ना ही याद रखिए तो बेटर है, ठीक है। अगर सेकेंड रीडिंग में याद हो रहा है तो ठीक है, लेकिन रीजन के लिए आप फर्स्ट को याद रखिए, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ को, जैसे कभी कभी ऑप्शन में आपको क्या आएगा, यही सब आएगा जो इंपॉर्टेंट सिटी है। देखिए दिल्ली का रैंक 9th है। नेक्स्ट, हर्षोलाज टेम्पल को मैंने अभी बताया कि हर्षोलाज टेम्पल्स को भी इंक्लूड कर लिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो अब कितना वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया, पहले ये देखते हैं, थोड़ा सा हर्षोलाज टेम्पल के बारे में पढ़ें, ठीक है। तो देखिए पहले तो ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, ये किस स्टाइल में था, यहाँ पे देखिए जो टेम्पल्स बने थे कर्नाटक में, ठीक है, वो ना तो प्योर नॉर्थ इंडियन स्टाइल में था, ना तो प्योर साउथ इंडियन स्टाइल में था। इनका एक अलग ही स्टाइल हुआ करता था, ठीक है। ये कब बना हुआ था, 12th एंड 13th सेंचुरी में, ठीक है। अब 3 जगह बेसिकली था ये, बेलूर, हेलीबेट एंड सोमनाथपुरा, ठीक है। अब देखिए जो बेलूर में जो टेम्पल था वो तो डेडिकेटेड था, मेनली डेडिकेटेड टू विष्णु, ठीक है। होयसलाज का टेम्पल वॉज मेनली डेडिकेटेड टू शिवा, ओके। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। टेम्पल्स के बारे में हम जान लिए, ठीक है। यूनिक फीचर है, स्टार शेप रहता था। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को थोड़ा देख लेते हैं, इंडिया में क्या हो गया है। तो देखिए सबसे ज़्यादा है तो इटली में, एंड हमारे पास 6th हाइएस्ट है। सेकेंड, अभी कितने साइट हो गए हैं टोटल, 42 साइट्स हो गए हैं, जिसमें कि हमें पता है कि कल्चरल साइट इज 34 एंड नेचुरल साइट इज 7 एंड 1 कंचनजंगा इज मिक्स, ठीक है। तो टोटल 42 हो गए। चलिए नेक्स्ट, रिपोर्ट एंड इंडाइसेस। इसमें सबसे पहला रिपोर्ट कौन सा है, एनसीआरबी का रिपोर्ट। एनसीआरबी रिपोर्ट इज ऑन क्राइम्स। अब क्राइम्स इंडिया में बढ़ रहे हैं घट रहे हैं वो बताएगा हमारा एनसीआरबी का रिपोर्ट। तो हम देखेंगे कि
लास्ट ईयर से कंपेयर करके हम क्राइम्स के बारे में बताएंगे। ओवरऑल क्राइम बढ़ा है, घटा है, कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, इन सब चीज़ को हम बताते हैं थ्रू दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप देखोगे तो रजिस्ट्रेशन जो केसेस का हुआ है वो डिक्लाइन हुआ है। क्या ये फर्स्ट टाइम हुआ है? ये क्वेश्चन आ सकता है। नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि आप देखो दिस इज सेकेंड टाइम। ठीक है, क्राइम रेट जो है वो भी डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, तो ये दूसरी बार ऐसा हम देख रहे हैं। अब देखो ये तो नॉर्मल बात हुआ, नॉर्मल। अभी जब क्राइम रेट की बात हो रही है तो हम देखेंगे कि किस स्टेट में कितना ज़्यादा क्राइम है, उसको देख लेते हैं। तो उसमें कौन टॉप किया है, तो हम देखेंगे कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा रजिस्टर किया, हाईएस्ट क्राइम। ठीक है, और स्पेशली अगेंस्ट द वुमेन। ठीक है, सॉरी, पहले हम देख लेते हैं एक बार ओवरऑल, फिर वहाँ कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब अगेन डिफरेंट सेक्शन उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट सेक्शंस की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये इंक्रीज हुआ है। हाँ, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखिएगा तो इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, यहाँ पर दिल्ली में हुआ है। एंड जो कि अगर आप नंबर वाइज देखेंगे तो नंबर वाइज तो यूपी में मैक्सिमम नंबर ऑफ एफआईआर जो फाइल किए हैं, ये एब्सोल्यूट नंबर के टर्म में। अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में पूछे तो आंसर विल बी यूपी। बट अगर 1 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से पूछे तो क्या होगा, आंसर विल बी दिल्ली। चलिए, अब दो चीज़ और देखना है। एक, चार सीटिंग। अगर चार सीटिंग की बात करें तो हाईएस्ट चार सीटिंग कहाँ हुआ है, ये केरला में, फिर पौंडीचेरी में, फिर वेस्ट बंगाल। अब हमने वुमेन के अगेंस्ट तो बात कर ली, ठीक है, नॉर्मल भी बात कर लिया, लेकिन अभी दो चीज़ और भी एग्जाम में पूछ जाते हैं। वो है, एक तो क्राइम अगेंस्ट SC ST। ठीक है, तो क्राइम अगेंस्ट SC ST में देखोगे कि SC के अगेंस्ट और ST के अगेंस्ट दोनों ही लगभग 13-14% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब क्राइम अगेंस्ट अगर SC की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, यूपी में। ठीक है, एंड देन राजस्थान एंड यूपी। अगर आप STs की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, फॉलोड बाय राजस्थान। ठीक है, तो ये दो चीज़ आप याद करते हो। सिंस यूपी की बात है तो क्राइम अगेंस्ट SC देख सकते हो, उसमें खुद यूपी में भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये NCRB के डेटा में यूपी स्टेट है, तो एक तो ये SC वाला डेटा पूछ सकता है, वुमेन वाला डेटा पूछ सकता है, दोनों में हाईएस्ट है। ठीक है, चलिए, अब फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन। अब इसके ऊपर एक रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट कौन देता है, FOO। ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। अब उसमें क्या बोला गया कि उसमें अगर हम बात करें 2021 के रेस्पेक्ट में, जो कि 20 से 21 का रेस्पेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर पहले क्या था, 76.2% वेर अनेबल टू अफोर्ड हेल्दी डाइट, और अभी क्या रहा है 74.1% ऑफ इंडियन। तो आप देख सकते हो कि ये डिक्लाइन तो किया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम इज दैट स्टिल द नंबर इज वेरी वेरी हाई। ओके, अब नेक्स्ट इज वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट। अब ये मलेरिया रिपोर्ट अगेन कौन रिलीज करता है, WHO। अब इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो इंडिया का पर्सपेक्टिव, वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव। वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव देखिए तो 4 कंट्रीज में ही सबसे ज़्यादा मलेरिया होते हैं। ठीक है, सेकंड, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया पर्सपेक्टिव, इंडिया पर्सपेक्टिव में देखिए तो क्या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इट इज़ डिक्रीजिंग। ठीक है, तो एक यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बाकी एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछे एग्जाम में। चलिए, अब एक रिपोर्ट, नेक्स्ट रिपोर्ट इज एनुअल रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट। अब ये कौन रिलीज करेगा, ये रिलीज कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो एक तो कौन रिलीज करता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि रोड एक्सीडेंट के बारे में जानना है। ठीक है, रैंकिंग देखते हैं, रैंकिंग इज इंपॉर्टेंट। रैंकिंग अगर बात करोगे तो दो तरीके, एक वर्ल्ड लेवल पे, तो उसमें आप देखिए इंडिया में हाईएस्ट नंबर है, फॉलोड बाय चाइना एंड US। इसके अलावा अगर अगर बात करें स्टेट्स की, तो स्टेट में
क्या हो रहा है स्टेट में, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। ठीक है, अब एक बहुत टाइम में होता है तमिलनाडु क्वेश्चन में, यूजुअली तमिलनाडु ही है, लेकिन हम मेजोरिटी टाइम ऑप्शन में तमिलनाडु को एलिमिनेट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है, तमिलनाडु को आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सीडेंट तो सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर एक्सीडेंट के कारण डेथ की अगर बात करें तो आंसर यूपी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ये एक्चुअली स्टैटिक में आ जाएगा, बट इससे रिलेटेड है, डेट इज अबाउट ब्राजीलिया डिक्लेरेशन। ब्राजीलिया डिक्लेरेशन किस लिए? रोड सेफ्टी के लिए, जो कि 2015 में किया गया था। ब्राजीलिया शहर कहाँ है? ब्राजील में। चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट इज इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। अब इस रिपोर्ट में क्या हो रहा है? रिपोर्ट कौन रिलीज कर रहा है? इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, यूएनएफपीए रिलीज करती है इसको। ठीक है, इसमें एजिंग पॉपुलेशन के बारे में बताया गया। अब इस रिपोर्ट से मुझे नहीं लगता डायरेक्टली बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन आएगा, बट कौन रिलीज कर रहा है ये देख लो। एल्डरली ग्रोथ पॉपुलेशन होगा कितना, कैसा होगा? तो इट इज़ दैट 20% जो कंट्री का जो प्रोजेक्टेड है, इट इज population the country is projected to be double to over 20% of the total population by 2050। तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी ऑब्वियसली। देखो अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, बाद में क्या होगा? बाद में डेमोग्राफिक डिविडेंड खत्म होगा, तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट इज सिक्स सेंसस रिपोर्ट ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम्स। अब अभी देखो, आप खुद भी गेस करो इंपॉर्टेंट क्या था कि मिनिस्ट्री कौन है, तो गेस कर सकते हो क्या है माइनर इरिगेशन के बारे में। ऑब्वियसली जल शक्ति इंप्लीमेंट करेगी। अब क्वेश्चन दूसरा क्या है कि माइनर इरिगेशन स्कीम्स क्या है, जहाँ पे 2000 हेक्टेयर से कम होगा कल्चरल कमांड एरिया। ठीक है, अब कल्चरेबल कमांड एरिया। अब माइक्रो इरिगेशन में क्वेश्चन क्या आएंगे पीटी में? क्वेश्चन देखिए सीधी सी बात है, माइनर इरिगेशन की अगर बात करें तो माइनर इरिगेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो सरफेस वाटर की बात करेंगे तो ग्राउंड वाटर की बात करेंगे सिंपली। अब अगर इसके अंदर भी जाएंगे तो यूपी में जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्कीम्स जो है वो होता है। ठीक है, तो यूपी अगेन यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको भी अगर डिवाइड करेंगे सब पार्ट में, डगवेल और डगवेल्स में और ट्यूबवेल्स में, तो आप देख सकते हो उसमें भी डगवेल्स में यूपी है, एंड महाराष्ट्र इन डगवेल एंड यूपी इन other thing like tube wells, medium wells and deep tube wells। बट आई डोंट थिंक इतना अंदर पूछेगा, मोस्ट प्रोबेबली अगर क्वेश्चन आएगा भी तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइक्रो इरिगेशन स्कीम्स के बारे में पूछेगा यूपी, दैट इज इनफ। नेक्स्ट NIRF रैंकिंग। अब देखिए ये रैंकिंग तो इतने सालों से बहुत सारे कैटेगरीज में निकालता है, तो अगेन इंपॉर्टेंट क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन, यहाँ से आता है रिपोर्ट। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ओवरऑल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास ही फर्स्ट पोजीशन रिटेन कर रहा है इतने सालों से। देन अगेन इसको सब डिवाइड भी कर सकते हैं, अगेन ISB बैंगलोर हर साल यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप करता है, तो ये मोस्टली जो है ना सेम ही है। नेक्स्ट आ जाइए, फिफ्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। अब इसको तुरंत गेस कीजिए कि कौन निकाल सकता है, तो इट इज रिलीज बाय FSSI। ठीक है, आप खुद भी गेस कर सकते हो, कुछ अलग चीज़ हो तो आप देखो। अब इसमें अगेन इंपॉर्टेंट क्या? इंपॉर्टेंट इज कि टॉप कौन कर रहा है, तो रैंकिंग आप देखो कि जम्मू कश्मीर इज फर्स्ट रैंक, तो इसीलिए ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि थोड़ा गेस करना आपको डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट। अब फॉरेस्ट रिपोर्ट देखोगे तो अभी तक नया वाला आया नहीं है, पुराने वाले में आप देखो तो अगेन पहले तो फॉरेस्ट कवर कितना है 21.7, एंड अगर ट्री कवर मिला दोगे तो 24.62 हो जाता है, और इसमें MP में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन परसेंटेज वाइज मिजोरम है। ठीक है, इसमें आप थोड़ा डिटेल देख लेना। नेक्स्ट कोल रिपोर्ट। अब कोल रिपोर्ट कौन रिलीज किया है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीज किया 2023। अब इसमें इंडिया का स्टेटस क्या है? तो 3 स्टेट हैं, चाइना, इंडिया एंड इंडोनेशिया। ये तीनों 3 लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर। ठीक है, चाइना, फिर इंडिया, फिर इंडोनेशिया। दिस इज फॉर दिस ईयर। ग्लोबल मैरीटाइम समिट, ये क्या हुआ? ये
अगर नोडल एजेंसी मैरीटाइम समिट है तो क्या हो जाएगी, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, चलिए अब इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने को है नहीं। ठीक है, मुंबई कहाँ हुआ है ये हमने नहीं पढ़ा था, दिस वाज इन मुंबई। ठीक है, अब स्टैचू ऑफ वननेस, तो बहुत सारे स्टैचू बन रहे हैं, मूर्तियों बनने का काल है अभी। तो पहला चीज़ है स्टैचू ऑफ वननेस। अब ये क्या है, 108 फीट टॉल स्टैचू है। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं एकता की प्रतिमा। इसका है, ये आदि शंकराचार्य का है। ठीक है, आदि शंकराचार्य के स्टैचू के बारे में थोड़ा सा जान लो। ये क्या है, ये इनकी बाल अवस्था को दिखाता है। ठीक है, और ये 25 फुट प्लेटफॉर्म ही है। अब लगभग लगभग इनका जो 108 फुट टॉल है स्टैचू, लेकिन आप देख सकते हो इसके जो प्लेटफॉर्म है वो 75 फीट का। अब किस चीज़ से, एक चीज़ से बना हुआ है नहीं, ये क्या है, ब्रॉन्ज के साथ बना हुआ है। ठीक है, और 1100 टन्स का है। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सारी, मतलब एग्जैक्ट डिटेल्स। मोर इम्पोर्टेंट इज कि ये कहाँ पे बना, किसकी प्रतिमा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। अब देखो, ये ओमकारेश्वर में इनको स्थापित किया गया, लेकिन साथ में ओमकारेश्वर में एक और चीज़ हुआ था। क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे अद्वैत लोक बनाया गया। ठीक है, अब ये क्या है, कॉरिडोर है जो कि बनाया जाएगा इन ओमकारेश्वर। फिर मैं सोचा कि ये महाकालेश्वर कैसे आ गया, ओके सॉरी, ये ओमकारेश्वर है। ठीक है, आई थॉट देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। ओके, अब देखिए, वैसे तो बहुत सारे स्टैचू हैं। ठीक है, अब देखो इतनी सारी स्टैचू हैं, क्या सबको पढ़ना है, नहीं। तो एक चीज़ तो आप अभी पढ़ लिए हम, स्टैचू ऑफ वननेस। तो स्टैचू ऑफ वननेस के अलावा एक और इम्पोर्टेंट है स्टैचू ऑफ बिलीफ, जो कि रिसेंट में है, उनको पढ़ना है। ये कहाँ पे, ये नाथ द्वारा राजस्थान में लार्जेस्ट शिवा स्टैचू बनाया जाएगा इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ किस लिए है, किसकी स्टैचू है ये देख लो, कहाँ पे बन रहा है ये देख लो, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसके अलावा कुछ चीज़ आपको वैसे भी याद होना चाहिए, जैसे कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी रामानुजम जी का था, वो इम्पोर्टेंट था। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो तो सबको पता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। बट अदर देन इस साल के लिए स्टैचू ऑफ बिलीफ इज इम्पॉर्टेंट, स्टैचू ऑफ वननेस इज इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा देखते हैं गौरव यात्रा ट्रेन। ठीक है, भारत गौरव यात्रा ट्रेन, अब ये चले ही आ रहा है बहुत दिनों से। तो अब ये जो था, ये भारत गौरव अम्बेडकर ट्रेन किससे जुड़ा है, इसमें एक और चीज़, अम्बेडकर सर्किट को जोड़ दिया गया। अब ऑब्वियसली नाम से ही पता चलेगा कि क्या है, कि लाइफ, अम्बेडकर जी के लाइफ में जो प्लेसेस इंपॉर्टेंट थे उनको ये कनेक्ट करेगा। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मोह, मोह डिस्ट्रिक्ट, ये किस लिए है, क्योंकि ये बर्थ प्लेस है। ठीक है, दिल्ली इसलिए है, यहाँ पे इनका डेथ हुआ था। देन मुंबई में इनको क्रीमेट किया गया था। देन नागपुर, जहाँ पे ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए थे। ओके, तो ये सारी प्लेसेस इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज एसडीजी से रिलेटेड एक चीज़ है, एसडीजी से रिलेटेड यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क साइन किया गया है इंडिया एंड यूएन के बीच में। और पीरियड क्या है, पीरियड इंपॉर्टेंट है 2023 से 27। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका एम क्या है, ताकि हम अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव कर पाए। कितने गोल्स हैं, ये 17 गोल्स हैं। ये आपको याद होने चाहिए थे, इतना मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अब डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये क्या था, अब ये जो हम बहुत सालों से डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात कर रहे थे, वो एक्ट बन गया, इस पे बेस्ड था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि ये BN श्री कृष्णा कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर ये बिल आया था। अब इसमें की प्रोविजंस क्या थे, की प्रोविजंस को अगर देखिए तो सबसे पहला जो है वो था कि पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट किया जाएगा। जो आपके जो इंडिविजुअल के डेटा है वो आपके परमिशन के थ्रू यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब छोटे छोटे न्यूज़ कुछ बच गए हैं, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। पहला क्या है,
पुनरुई धाम प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये पुनरुई धाम प्रोजेक्ट कहाँ के लिए था? ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट बड़े सीता का बर्थ प्लेस में है। कहाँ पे? सीतामढ़ी इन बिहार, ठीक है। इसका डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो इको टूर, यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, कल्चर टूरिज्म बढ़ रही है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसका इलेक्शन हुआ था, ठीक है। ये इसमें इंडिया हैज़ वन। देन फिफ्थ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ऑब्वियसली सोलर अलायंस इंडिया लेड है। तो ये कहाँ पे हुआ है? कैगाला, रवांडा में हुआ है, ठीक है। व्हाट वाज, चलिए अब नेक्स्ट इज क्लोनिंग के थ्रू क्या बना है? गिर काफ, ठीक है। दिस इज द काफ जो कि फर्स्ट क्लोन्ड काफ काउ ब्रीड है, जो कि गिर से बनाया गया था। अब देखिए ये किसने करा? एनडीआर है, करनाल हरियाणा। ये पहली बार बना है, ये इंडिया में फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जो कि ये काम करता है। नेक्स्ट कस्तूरी कॉटन भारत, ठीक है। ये क्या है? अब ये इस कॉटन को एक ब्रांडिंग मिल गया, कस्तूरी ब्रांड से, ठीक है। चलिए तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज गेलेपू प्रोजेक्ट। अब ये किस लिए है? देखिए जो भूटान में क्या हो रहा है कि एक स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल सिटी बनाया जाएगा जो वेरी क्लोज टू असम बॉर्डर के पास है, ठीक है। तो यही इस प्रोजेक्ट में क्या बनाया जा रहा है, ये पता होना चाहिए कहाँ पे है, तो भूटान में। अब उद्भव प्रोजेक्ट किस लिए? देखो अब छोटे छोटे न्यूज़ है, वन लाइनर्स है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो देख लेंगे, ठीक है। अब प्रोजेक्ट उद्भव किस लिए है? ये देखो बेसिकली क्या हो रहा है कि इंडियन आर्मी जो चाह रही है कि जो पुराने जो स्ट्रैटेजी थे, वार स्ट्रैटेजी वगैरह, उनको एकत्रित किया जाए, उनसे भी कुछ सीखा जाए। तो उसी के लाइन पे ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब इसको कौन लीड करेगा? इंडियन आर्मी प्लस अ थिंक टैंक, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये थिंक टैंक कौन है? ये मिलिट्री थिंक टैंक है, डिफेंस थिंक टैंक है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजीज को रीड कर रहा है, ठीक है। तो इंडिक हेरिटेज इन स्टेट क्राफ्ट एंड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को ये डेवलप करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इज आयुष्मान भारत कैंपेन। अभी क्या, इट इज रिलेटेड टू हेल्थ। अभी क्या करना है? ये द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है वर्चुअली। अब इसमें क्या है? इसमें एम क्या है कि लास्ट माइल तक जो लास्ट पर्सन है उनको भी हम हेल्थ की सुविधा करवाएं, ठीक है। अब एडॉप्ट हेरिटेज क्या है? देखो ऑलरेडी एडॉप्ट हेरिटेज आ चुका है, ये 2.1 है। इसमें भी क्या है? इसमें भी हम क्या करेंगे कि डिफरेंट जो टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, डिफरेंट जो पुराना वाला ही था अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम, उसी का एक नया वर्जन है, समझ लीजिए। अब ब्लैक सी की जो एक ये क्यों लिए मैं कि रिवाइव ब्लैक सी ग्रेन डील। अब ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा कि ये ब्लैक सी ग्रेन डील क्या था। तो आपको पता है कि यूक्रेन रशिया के वार के बीच में क्या हुआ था? रशिया यूक्रेन वार के बीच में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, वीट का ग्रेन्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि यूक्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर हो जाता है वर्ल्ड का ग्रेन्स के लिए, ठीक है। तो रशिया से टर्की और अदर नेशन नेगोशिएट किए कि ओके लेट इट, मतलब जो फूड है, फर्टिलाइजर है, उनको कैरी किया देना चाहिए। क्या हुआ फिर बाद में? रशिया वो सेइंग दैट ये इनक्वालिटी कर रहे हैं, हम तो अलाउ कर रहे हैं, बट हमारे ऊपर जो सैंक्शंस हैं रिलेटेड टू दिस, इसके कारण क्या हो रहा है कि हम अपना फूड सप्लाईज को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण बीच में इसको हॉल्ट कर दिया गया था, फिर से इसकी रीनेगोशिएशन हम लोग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ओके। हम लोग मतलब द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू, मोस्टली अबाउट इट इज अबाउट टर्की रिलेशन करते हैं। देन रीजनल कोऑपरेशन इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? दैट इज इन जॉर्जिया, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइज किसने किया था? ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया था। व्हाट इज द थीम? थीम इज स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन इंटीग्रेशन थ्रू इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये इसमें बस थीम ही याद रखना है एंड प्लेस, तो कुछ बताने को नहीं है। अगेन अनदर स्कीम इज अखिल भारतीय शिक्षा संग्राम एंड उल्लास इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव किस लिए था? अब देखिए, अब इसमें क्या है ना कि बहुत सारे लोग जो
बड़े लोग हैं जो 15 साल से ऊपर हो गए उनको वो छूट गए थे एजुकेशन से या फिर डिजिटल लिटरेसी से, नई नई स्किल से, तो उनके लिए ये स्कीम लाया गया है। ठीक है, अब ये किसके अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। ठीक है, ग्लोबल इनिशिएटिव, अब हेल्थ से रिलेटेड सर्टेन इनिशिएटिव है उसको हम लोग देखते हैं। पहला चीज़ है कि डिजिटल हेल्थ के रिलेटेड क्या हो रहा है? GIDH ग्लोबल इनिशिएटिव पर, ये किसने लॉन्च किया? ये WHO ने लॉन्च किया। ठीक है, जब इंडिया G20 का प्रेसिडेंट था। ये कहाँ पर हुआ है? ये समिट हुई है गांधीनगर, गुजरात में। तो ये हो गया ग्लोबल हेल्थ, ये डिजिटल हेल्थ समिट के बारे में बात हुआ। सिमिलरली देयर वाज ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया गया? ये केरला में मनाया गया। एंड हु इनॉग्रेटेड? जगदीप धनखड़, हमारे वाइस प्रेसिडेंट। सिमिलरली इसी के लाइन पे दो चीज़ और देखते हैं। एक तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो वेलनेस सेंटर्स था उसका हमको रीब्रांडिंग कर दिए एज आयुष्मान आरोग्य मंदिर की तरह उसको कर दिया। अब एक और हेल्थ से रिलेटेड न्यूज़ है, दैट इज अबाउट डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या था? डिमेंशिया में आप चीज़ों को भूल जाते हैं, तो इसको क्या होता है, ये थोड़ा पब्लिक सेम की तरह देखा जाता है, तो इसको एक पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर किया। ओके, चलिए ठीक है। अब एक नारी अदालत है, इसमें कुछ नहीं है, नाम से ही देख रहा हूँ कि इसमें क्या होगा। इट इज़ अबाउट वुमेन कोर्ट्स। ठीक है, तो ये वुमेन कोर्ट्स को लाया गया। इट इज़ लाइक एन ADR की तरह है, ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की तरह। पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे चला जाएगा? असम और जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट, अगेन सम शॉर्ट न्यूज एंड दीज ऑल आर रिलेटेड टू केरला। केरला में क्या हुआ? केरला में फर्स्ट ई गवर्न स्टेट बन गया, फुली ई गवर्न स्टेट। इसी के साथ एक और चीज़ है, 8th इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ये कहाँ मनाया गया था? दिस ईच ईयर जो साइंस फेस्टिवल मनाया जाता है, ये इस बार 8th जो था वो MNIT भोपाल में मनाया गया, 9th भोपाल में मनाया गया। ठीक है, अब इसका थीम है, बट जी अगेन दिस इज ऑफ जनवरी, तो इसको आप थोड़ा सा नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्यों हो गया है? क्योंकि जो अभी का जो प्रेजेंट इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल था उस पर थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। जो LPU में हो रहा है वो आप एक बार चेक कीजिएगा। आई थिंक न्यूज़ में था कि LPU हैज़ विड्रॉन, वो आप एक बार देख लीजिएगा कि LPU नेशनल का था या इंटरनेशनल का था, जस्ट यू चेक। एंड विच इज़ द न्यू वेन्यू, मोस्ट प्रोबेबली अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। अब वन मोर न्यूज़, ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ हुआ है? ये जयपुर राजस्थान। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब क्या? देखिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कहाँ होंगे? लोकसभा में, राज्यसभा पर। ये कहाँ हो रहा है? ये इसमें लोकसभा, ओम बिरला, आवर स्पीकर ओम बिरला हैज़ प्रिसाइडेड ओवर दिस मीटिंग। नेक्स्ट, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में न्यूज़ है। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में क्या न्यूज़ है? फर्स्ट थिंग इज अबाउट कि NTPC हैज़ मेड फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट इन सूरत। तो ग्रीन हाइड्रोजन को ब्लेंड करने के लिए प्रोजेक्ट आया है जो कि सूरत में है। ठीक है, सपोज दैट लिक्विफाइड गैस है, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन को हम ब्लेंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब वेस्ट टू वाटर प्लांट भी बनाया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी अगेन इट इज़ अबाउट हाइड्रोजन, क्या वेस्ट से कैसे वाटर बना सके। अब ये प्लांट कहाँ बन रहा है? पुणे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, नैनो डैप लिक्विड फर्टिलाइजर, ये वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो लिक्विड फर्टिलाइजर है। किसने बनाया? इफ्को ने बनाया। ठीक है, चलिए अब 108th नेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस। ओके, व्हाट आई वाज सेइंग दैट टाइम, दैट वाज अबाउट नेशनल साइंस फेस्टिवल जो कि यहाँ पर है। ठीक है, जो 109 जो था वो LPU में होने वाला था, बट LPU हैज विड्रॉन। 108 कहाँ पे था? ये नागपुर यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र। चलिए, भूमि समान। अब देखिए भूमि समान है, तो अगेन दो चीज़ पूछा जा सकता है कि ये किस लिए है, कौन सी मिनिस्ट्री दे रही है, एंड सेकंड थिंग ये किस लिए दे रहा है। तो ये किस लिए दिया जा रहा है? ये डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के लिए दिया जा रहा है। कौन सा स्टेट टॉप किया? उड़ीसा हैज़ टॉप्ड। ठीक है, सिमिलरली एक और स्कीम है PM
प्रणाम। ठीक है, इसलिए दिस इज पीएम प्रमोशन प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन एंड अवेयरनेस ऑफ जनरल नरिशमेंट एंड स्टिमुलेशन ऑफ मदर अर्थ। अब देखिए ये स्कीम किस लिए है, ये इससे क्या हो रहा है, इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रहा है, अर्थ की रिजुविनेशन की बात हो रही है। यहाँ पे हम क्या करें, केमिकल फर्टिलाइजर्स को नहीं यूज करेंगे, ठीक है, इसका अल्टरनेटिव ढूंढेंगे ताकि हमारी सॉइल फिर से रिजनरेट हो जाए। अब एक और चीज है, ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा किस लिए है, ऑपरेशन करुणा इज रिलेटेड टू असिस्टेड असिस्टेंस इन साइक्लोन्स। एंड ये कौन सा साइक्लोन, साइक्लोन मोचा, जो कि कहाँ आया, म्यांमार में। ठीक है, ऑपरेशन करुणा किससे रिलेटेड था, हम असिस्टेंट दे रहे हैं साइक्लोन मोचा जो कि म्यांमार में आया है, इसलिए म्यांमार का असिस्टेंट दे रहे हैं। लेकिन अदर देन दैट कुछ साइक्लोन्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे बांग्लादेश में मिडली एंड हैमून आया। ठीक है, देन ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि तेज, तेज जो है वो साइक्लोन किस कोस्ट पे है, तो देखिए ये अरेबियन सी के साइड में है, मुंबई को मोस्ट इम्पैक्ट किया, मुंबई पुणे को। देन बीपर जो है अगेन इट केम इन गुजरात। तो ऐसे आप देख सकते हो ये सारी साइक्लोन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इंडिया गेट्स फर्स्ट वाटर मेट्रो। कहाँ पे है, ये कोची में ना, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कुछ नहीं है। अब कोची में और क्या हुआ, केरला में और क्या हुआ, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट था जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बताया गया। रिलेटेड टू अब केरला की बात करें तो एक और न्यूज़ देख लीजिए केरला की। यहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजिंग एक प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व करने के लिए रोबोट्स का यूज़ किया, एंड उनसे रोबोट का यूज़ किया बैंडिकोट। ठीक है, अब न्यूक्लियर पावर प्लांट नॉर्थ इंडिया का सबसे पहले कहाँ कहाँ पे बना, गोरखपुर में। और ये गोरखपुर कहाँ है, हरियाणा में, यूपी वाला नहीं। ठीक है, सागर मंथन, ये क्या है, रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये डैशबोर्ड है, ये जो भी आप ड्रेजिंग वगैरह परफॉर्म कर रहे हो अदर देन उस टाइप की एक्टिविटी को, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसको आप देख सको। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे शिपिंग एक्टिविटीज़ में हो रही है। देन पोंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन, ये पोंगोंग कहाँ है, लद्दाख में है, इसीलिए ये लद्दाख में ये बनाया गया। इसमें क्या खास बात है, क्योंकि ये वर्ल्ड की हाईएस्ट फ्रोजन लेक हाफ मैराथन हुआ है, इसलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया। इसके अलावा गंगा विलास क्रूज। अब ये क्या है, ये जो हमारे नदी है गंगा रिवर में क्रूज चलाया गया है फ्रॉम वाराणसी इन उत्तर प्रदेश टू डिब्रूगढ़ इन असम। और ये क्या है, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट क्रूज है। इसको किसने, इसका नाम क्या है, MV गंगा विलास। चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ अबाउट बाहुबली। बाहुबली क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर। क्रैश बैरियर क्या होता है, रोड के किनारे लगा हुआ रहता है। ठीक है, अब स्टील का देखे होगे आप कि जब गाड़ी एक्सीडेंट करती है तो इससे टकरा के ये इधर ही रहे, खाई वगैरह ये में ना गिरे। ठीक है, या किसी अन्य गाड़ी को नहीं नुकसान पड़े, ये क्रैश हो जाता है और स्पीड जो है ये रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये अब ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में वानी वरुण हाईवे में बनाया गया, विदर्भ महाराष्ट्र। चलिए, श्री अन्न, श्री अन्न कौन है, हमें पता है मिलेट को क्या बोलते हैं हम, श्री अन्न। इसकी कॉन्फ्रेंस हुई है, कहाँ पे हुई है, नई दिल्ली में। बात आगे बढ़ते हैं, धम्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस, 7th धम्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ, ये भोपाल में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। एंड लास्ट थिंग इसमें क्या है कि एक और चीज़ है कि धम्मा दीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनाएगी। ये कहाँ बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा बंखोल इन त्रिपुरा, तो ये त्रिपुरा में बनाया जाएगा। ठीक है,